नमस्कार साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी विद नोट्स में। आज हम जिस टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे वो रहेगा राजस्थान में प्रजामंडल। सबसे पहले हम बात करते हैं कि प्रजामंडल होते क्या हैं। प्रजा प्रजा का मतलब होता है जनता, और मंडल मंडल का अर्थ होता है आपका समूह, मतलब जनता के द्वारा बनाया गया समूह। लेकिन जनता, पूरी जनता उस समूह में भाग तो लेगी, लेकिन उसका कोई ना कोई प्रतिनिधि चुना जाएगा। वो प्रतिनिधि उसका क्या कहलाएगा? आपका संस्थापक कहलाएगा। हम आगे बात करेंगे कि प्रजामंडल क्यों बनाने पड़े। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रजामंडल बनाने का कारण क्या रहा था। ऐसे क्या कारण रहे कि उसकी वजह से हमें प्रजामंडल बनाने पड़े। तो प्रजामंडल बनाने का पहला कारण था, वो था आपका लगातार रियासतों में लगातार कुशासन। रियासतों में लगातार जो कुशासन हो रहा था, उसकी वजह से हमें प्रजामंडल बनाने पड़े। कुशासन क्यों हो रहा था, आइए हम समझते हैं कुशासन को। तो हम बात करते हैं कि हमारे 1817 से 1823 तक संधियां होती हैं, जिन्हें जाना जाता है आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ संधि के नाम से। वॉरेन हेस्टिंग्स हुआ करते थे, उनके द्वारा ये संधियां की गई थी। ये संधियां क्या थी? तो जो राजा हैं, उस राजा की सुरक्षा के लिए अंग्रेजों ने एक क्या दे रखी थी, सैनिक टुकड़ी। और उस सैनिक टुकड़ी को वेतन कौन देता था? राजा देता था। दूसरा, इस संधि के तहत ये हुआ था, ये संधियां क्यों हुई थी? हमारे ऊपर लगातार मराठा बार बार आक्रमण कर रहे थे। उन मराठाओं से बचने के लिए हमने अंग्रेजों के साथ ये आश्रित पार्थक्य अधीनस्थ संधियां की थी। अंग्रेजों राजा के साथ ये संधियां हो चुकी हैं। अंग्रेज सैनिक टुकड़ी रखेंगे राजा की सुरक्षा के लिए, राजा इसको क्या देगा? वेतन। दूसरा, राजा से एक बात और के रखी थी कि हमारा एक प्रतिनिधि हमेशा आपके पास रहेगा। मतलब जहां जहां राजा के द्वार हैं, जहां राजा आप बैठता है, वहां आपका प्रतिनिधि, एक अंग्रेजों का प्रतिनिधि हमेशा उसके बाहर रहेगा। वो प्रतिनिधि क्या करेगा? कोई भी सूचना है तो आप उस प्रतिनिधि को दोगे और प्रतिनिधि आगे पहुंच जाएगा। ये बात हो रखी थी। तो धीरे धीरे इस प्रतिनिधि ने क्या किया था, राजा के हर कार्य में हस्तक्षेप करना स्टार्ट कर दिया था। उसकी वजह से राजा अब उत्तरदायी किसके प्रति हो चुका है? तो राजा उत्तरदायी हो चुका है आपका अंग्रेजों के प्रति। तो राजा है, वो जनता चाहती है कि ये अंग्रेजों के प्रति उत्तरदायी ना होकर किसके प्रति उत्तरदायी हो? जनता के प्रति। इसलिए जनता ने बार बार विद्रोह किया और उसके लिए क्या बनाए? प्रजामंडल। तो इसका मुख्य कारण क्या रहा? रियासतों में लगातार कुशासन हो रहा है, इसकी वजह से हमें प्रजामंडल बनाने की आवश्यकता पड़ रही है। और प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो प्रजामंडल का मुख्य उद्देश्य है क्या करना, जो रियासतें हैं उस रियासतों में लगातार क्या करना? उत्तरदायी शासन स्थापित करना। उत्तरदायी शासन स्थापित करना, यह मुख्य रूप से इसका क्या था? उद्देश्य था प्रजामंडल का। लेकिन हम कह रहे हैं कि हम प्रजामंडल बना रहे हैं, तो प्रजामंडल बना रहे हैं तो हम सीधी सी बात है, कोई समूह या संगठन बनता है तो वो किसी ना किसी चीज से प्रेरित होता है। तो हमारे एक टॉपिक चलता है, बहुत सारे सिलेबसों में दे रखा होता है, राजनीतिक जन जागरण वाली संस्था। तो एक्चुअल में प्रजामंडल बने क्यों? संगठन बनाए गए तो वो किसी ना किसी चीज से प्रेरित हो रखे होंगे। तो किन संस्थाओं से वो प्रेरित हो रखे थे, उन संस्थाओं को हम पहले पढ़ते हैं और उसके बाद हम प्रजामंडल को शुरुआत करेंगे और एक एक प्रजामंडलों को पढ़ते हुए चलेंगे। तो पहले हम संस्था पढ़ लेते हैं जो राजनीतिक जन जागृति लाई थी, क्योंकि जन जागृति के बिना देखो कोई भी चीज होती है उसमें आपको पहले अवेयरनेस आनी जरूरी है। अगर आप कोई भी चीज के प्रति जागरूक नहीं है, तब आप क्या सभा बढ़ाओगे, आप क्या संगठन बनाओगे? सीधी सी बात है। तो आपको जन जागृति आनी जरूरी है। लेकिन जन जागृति आएगी कहां से? पहले मतलब वो चीज आपने कहीं देखी है, उसके माध्यम से आप करोगे। जैसे मैंने कहीं से पहले पढ़ा है, उस चीज में किताबें देखी है, उसके बाद मैं आपको पढ़ा पा रहा हूँ, वैसा का वैसा ये है। तो उन्होंने पहले कहीं देखा है, जनता के समूह ने देखा है, कुछ प्रतिनिधि निकल के आए हैं, कुछ आपके बड़े बड़े व्यक्ति निकल के आए हैं, उन्होंने देखा है कि इस प्रकार संगठन बनाए गए हैं और उनके माध्यम से ये बहुत अच्छा काम हुआ है। तो अब वो क्या कर रहे हैं, जो रियासतें हैं उन रियासतों में किसकी स्थापना कर रहे हैं? प्रजामंडलों की। जनता का एक ग्रुप बना रहे हैं।
जो अच्छे अच्छे प्रतिनिधि हैं, जो अच्छे वक्ता हैं, उन्हों को से मिलाकर ये क्या बना रहे हैं, ग्रुप बना रहे हैं, और वही क्या कहलाएगा, प्रजामंडल। तो हम थोड़ा आज जो छोटा सा टॉपिक है, 4-5 संस्थाएं हैं, उन पहले संस्थाओं को पढ़ेंगे, फिर एक एक प्रजामंडल के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला एक संस्थाओं के रूप में जो बनी थी, संस्थाओं के रूप में सबसे पहली संस्था बनी थी, उसका नाम है नरेंद्र मंडल। नरेंद्र मंडल, या इसे कहा जाता है चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, या इसे ही कहा जाता है राजकुमारों का कक्ष। देखिए, इस संधियों के बाद लगातार ऐसा नहीं है कि जनता परेशान है, एक्चुअल में राजा भी बहुत परेशान थे, राजाओं की भी बहुत सारी समस्या थी। उन राजाओं की बहुत सारी समस्या थी, तो वो राजा अब जाए किसके पास? तो एक व्यक्ति आता है जिसका नाम होता है जॉर्ज पंचम। उस जॉर्ज पंचम ने 1920 में घोषणा की थी कि हम आपके लिए, राजाओं की कोई भी समस्या है उसके निवारण करने के लिए हम क्या करेंगे, एक मंडल बनाएंगे, और उसी मंडल को इन्होंने नाम दिया था नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या राजकुमारों का कक्ष। अब इसकी घोषणा कौन करता है? तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी घोषणा। इसकी जो घोषणा करता है वो करता है आपका जॉर्ज पंचम, और कब करता है? 1920 में। लेकिन जो इसकी स्थापना होती है, वो स्थापना कब होती है? तो ध्यान रखना, 8 फरवरी 1921 को होती है। इसके संस्थापक बोल सकते हो, और इनके पहले अध्यक्ष बोल सकते हो आप, संस्थापक या अध्यक्ष। जो अध्यक्ष होता है वो होता है आपका रीडिंग। इसके संस्थापक होते हैं वो रीडिंग होते हैं, और इसमें एक चांसलर बनाया जाता है, और उस चांसलर जो हमारे राजपुताना से सेलेक्ट होते हैं, जिनका नाम होता है महाराजा गंगा सिंह। और इसका बनाने का उद्देश्य क्या रहा, पर्पज क्या रहा था? राजाओं की समस्याओं का निवारण करना। तो पहला, अरे राजा कोई समस्या है तो उसके निवारण के लिए अलग से चैम्बर बन रखा है, राजकुमार को कक्ष बन रखा है, नरेंद्र मंडल बन रखा है, तो प्रजा की समस्या को कौन सोल्व करेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रजा की समस्याओं के लिए हम क्या बना सकते हैं, प्रजामंडल बना सकते हैं। तो पहला जो संकल्प बना था वो बना था नरेंद्र मंडल चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। इससे पहले भी संस्था बन चुकी है, लेकिन मैंने कहा कि राजाओं की समस्याओं का निवारण के लिए ये बनाया गया है। अब हम बात करेंगे जनताओं की समस्याओं के लिए हमने प्रजामंडल बनाए। और भी अन्य संस्था है, वो क्या, उनके क्या क्या उद्देश्य थे, उन्होंने किस उद्देश्य के माध्यम से संगठनों का निर्माण किया था। तो आइए हम अगली संस्था के बारे में बात करते हैं। पहली संस्था आपने समझी होगी, जिसका नाम है आपका नरेंद्र मंडल या चैम्बर ऑफ प्रिंसेस। दूसरी हम संस्था पढ़ते हैं जिसका नाम है राजपुताना मध्य भारत सभा। ये राजपुताना मध्य भारत सभा का निर्माण कब हुआ था, या इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखना, इसका गठन कब हुआ था? तो ध्यान रखना 1918। और जबकि एक एग्जाम वीडियो विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर ग्राम सेवक का पेपर होता है, उसमें 1919 माना गया था RMSSB बोर्ड के द्वारा, ध्यान रखना। जबकि मैं कहता हूं कि हम पढ़ते हैं कि राजपुताना मध्य भारत सभा का प्रथम अधिवेशन 1918 में गिरधर शर्मा की अध्यक्षता में होता है। तो अगर कोई संगठन नहीं बना तो उसका पहला अधिवेशन कैसे हो सकता है? तो मतलब इसकी स्थापना 1918 में हुई थी एक्चुअल में, लेकिन हमारे RMSSB बोर्ड ने दोनों ऑप्शन दिए थे, 1918 और 1919, जिसमें उत्तर उन्होंने 1919 माना था, ध्यान रखना। तो ये दोनों आप ध्यान रखना। दूसरा, इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो ध्यान रखना मारवाड़ी पुस्तकालय में हुई थी। और मारवाड़ी पुस्तकालय कहाँ पर पड़ता है? तो ध्यान रखना, चांदनी चौक में पड़ता है। और चांदनी चौक कहाँ पे पड़ती है? तो चांदनी चौक पड़ती है आपके दिल्ली में। तो मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में इसकी क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। कब हुई थी? 1918 में हुई थी। इसके संस्थापक कौन थे? तो इनके संस्थापक जो थे उनका नाम था विजय सिंह पथिक।
उनका नाम था विजय सिंह पथिक। विजय सिंह पथिक के द्वारा राजपूताना मध्य भारत सभा का गठन किया गया है 1918 में मारवाड़ी पुस्तकालय चांदनी चौक दिल्ली में। ठीक है, लेकिन इनका जो मुख्यालय बनाया गया था, इनके अन्य जो सदस्य भी थे ना, उन सदस्यों के नाम भी याद रख लेना। दोनों सदस्य बड़े पूछे जाते हैं। इनका नाम था एक तो जमनालाल बजाज और दूसरे सदस्य जिनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। आपको पता है गणेश शंकर विद्यार्थी, जिनके द्वारा एक समाचार पत्र निकलता था, ये जिनके संपादक थे उनका नाम था प्रताप समाचार पत्र। आपको पता है इसी प्रताप समाचार पत्र के माध्यम से बिजोलिया जो किसान आंदोलन है उसको पूरे भारत में क्या मिली थी, भारत में प्रचार प्रसार हुआ था। ये दो सदस्य थे। इनका जो मुख्यालय बनाया गया था, वो बनाया गया था कानपुर यूपी में। कहां पर बनाया गया था? कानपुर यूपी में। देखिए, राजपूताना मध्य भारत सभा की स्थापना हो रखी है 1918 में, लेकिन इस सभा के क्या उद्देश्य रहे होंगे? भाई कोई सभा बन रही है, कोई संगठन बन रहा है, तो उसके कोई ना कोई उद्देश्य रहा होगा। तो क्या क्या उद्देश्य रहे हैं? तो सबसे पहला जो इनका उद्देश्य था वो था रियासतों में क्या लाना? जन जागृति लाना। सबसे पहला इनका जो उद्देश्य था वो था रियासतों में जन जागृति। जन जागृति का इन्होंने कहा माध्यम शिक्षा भी हो सकता है, समाचार पत्र भी हो सकता है, या कोई बैठक या अधिवेशन भी हो सकता है। कोई शिक्षा में पढ़ाएंगे तो वो माध्यम बन सकता है, समाचार पत्र में प्रकाशित करेंगे तो पढ़े लिखे लोग इसको पढ़ेंगे, तो उससे क्या हो सकता है? जन जागृति आ सकती है। या कोई बैठक बुला लेंगे, अधिवेशन बुला लेंगे, उसमें हम कहेंगे तो वो बात मानेंगे, तो उसके माध्यम से क्या हो सकती है? जन जागृति हो सकती है। दूसरा ये भी चाहते थे कि यहाँ जो रियासतें हैं उसमें क्या है? उत्तरदायी शासन नहीं है, इसलिए रियासतों में क्या करना? उत्तरदायी शासन स्थापित करना। इन दो पर्पज के माध्यम से इन्होंने एक सभा का गठन किया था जिसका नाम था राजपूताना मध्य भारत सभा। और किन्होंने गठन किया था? तो विजय सिंह पथिक ने। कहां पर? मारवाड़ी पुस्तकालय। और मारवाड़ी पुस्तकालय कहां पर पड़ता है? चांदनी चौक दिल्ली में, लेकिन इसका मुख्यालय कानपुर यूपी में बनाया गया था। इसके अन्य दो सदस्य जमनालाल बजाज थे और इनका नाम था गणेश शंकर विद्यार्थी। उद्देश्य मुख्य रूप से रियासतों में जन जागृति लाना और रियासतों में उत्तरदायी। इसके लिए इस राजपूताना मध्य भारत सभा के कुछ अधिवेशन भी हो रखे हैं। तो मुख्य रूप से 4 अधिवेशन हो रखे हैं। कितने अधिवेशन है भाई? 4 अधिवेशन। पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला अधिवेशन हम पढ़ते हैं कब हुआ? तो 1918। कहां हुआ? दिल्ली। और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ध्यान रखना, गिरधर शर्मा ने। किन्होंने की थी? गिरधर शर्मा ने। दूसरी जो हुई थी वो हुई थी 1919। और 1919 में जो हुआ था वो कहां पर हुआ था? तो ध्यान रखना, अमृतसर। और इसकी जो आपके अध्यक्षता की थी उनका नाम था जमनालाल बजाज। तीसरा हुआ था, वो अधिवेशन हुआ था मार्च 1920। और ये कहां पर हुआ था? अजमेर में। और अजमेर में इसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो फिर से वही व्यक्ति, इनका नाम था जमनालाल बजाज। और चौथी जो हुई थी वो हुई थी दिसंबर 1920। और दिसंबर 1920 ये कहां पर हुआ था? ध्यान रखना, नागपुर। और नागपुर में एक्चुअल में अध्यक्षता करनी किसको थी? लेकिन इनके सचिव कौन थे? अध्यक्षता जो करनी थी उनका नाम था चिंतामणि केलकर। चिंतामणि केलकर, नरसिंह चिंतामणि केलकर था। लेकिन ये नागपुर एक्चुअल में पहुंच नहीं पाए थे, उसकी वजह से इनके जो सचिव थे उनका नाम था गणेश नारायण सोमानी। उन्हीं गणेश नारायण सोमानी ने, ध्यान रखना, इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। गणेश नारायण सोमानी के द्वारा यहाँ पर क्या की गई थी? अध्यक्षता की गई थी।
तो ये बात है 4 अधिवेशनों की, राजपूताना मध्य भारत क्षेत्रों की, ये रियासतों में जन जागृति ला रहे हैं। तो वही चाह रहे हैं रियासतों में जनता है, जनता भी क्या लाए, जन जागृति लाए। रियासतों में अगर उत्तरदायी शासन स्थापित होगा तो मतलब वो राजा के प्रति होगा, और जनता भी यही चाह रही है कि हम भी क्या चाह रहे हैं, उत्तरदायी शासन चाह रहे हैं। इसकी वजह से इस संस्था से भी क्या होते हैं, लोग प्रेरित होते हैं। आगे हम बात करते हैं तीसरी संस्था की, जिसका नाम है राजस्थान सेवा संघ। इस राजस्थान सेवा संघ की स्थापना जो होती है वो होती है आपके 1919। कहाँ होती है, तो होती है आपके वर्धा, और वर्धा कहाँ पे पड़ता है, महाराष्ट्र में। फिर इसके गठनकर्ता कौन थे, तो गठनकर्ता का नाम था वही विजय सिंह पथिक। अन्य सदस्यों की बात करें तो इनमें अन्य सदस्य रामनारायण चौधरी, जमनालाल बजाज, ये अन्य सदस्यों के तौर पर इस राजस्थान सेवा संघ से जुड़ते हैं। और इसी राजस्थान सेवा संघ के द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है जिसका नाम था राजस्थान केसरी। अब इस राजस्थान सेवा संघ बनाने का उद्देश्य क्या था, आइए हम उस पर बात करते हैं। इसका प्रमुख रूप से 3-4 उद्देश्य थे, क्योंकि ये विजय सिंह पथिक आपको पता है इस समय किसान आंदोलन से जुड़े हुए थे, और उन्होंने देखा कि जो जागीरदार हैं उन्हें जागीरदारों का किसानों के साथ मधुर संबंध नहीं है, जो संबंध है वो अच्छे नहीं है। तो ये चाहते थे, ये मतलब इनका प्रथम उद्देश्य यही था कि जो जागीरदार हैं उन्हें जागीरदार वे किसानों के बीच क्या हो, मधुर संबंध हो। दूसरा, उन्होंने देखा कि जो किसान से जुड़े हुए थे, उन्होंने कहा कि किसान लगभग जितने भी किसान है वो बेघरी प्रथा से जूझ रहे हैं। तो बेघरी प्रथा को रोकने के लिए इन्होंने इसका क्या किया था, गठन किया था, बेघरी प्रथा को रोकने के लिए इस राजस्थान सेवा संघ का। तीसरा जो इन्होंने किया था उसका नाम था आपका, जैसे किसानों के साथ संबंध नहीं है, तीसरा इन्होंने राजपूत जो रियासतें हैं उन रियासतों में उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए किया था। फिर चौथा, उस समय किसान आंदोलन थे, उन किसान आंदोलनों को समर्थन के लिए भी उन्होंने इस सेवा का गठन किया था, संघ का गठन किया था। किसान आंदोलन का समर्थन करने के लिए। इस प्रकार इन 4 उद्देश्यों को लेकर राजस्थान सेवा संघ का गठन किया गया था। लेकिन इसका 1920 में जो मुख्यालय है वो स्थानांतरित कर दिया जाता है कब, अगले ही साल 1920, और कहाँ किया जाता है, तो ध्यान रखना आपकी अजमेर में। और यहां से 2 पत्रिका निकलती हैं। पहले एक पत्रिका निकलती थी जिसका नाम था नवीन राजस्थान, लेकिन नवीन राजस्थान पर क्या लगा दिया भाई, प्रतिबंध, और उसकी वजह से उसके स्थान पर एक पत्रिका निकलने लगी तरुण राजस्थान। और इस तरुण राजस्थान के जो संपादक बनाए गए थे उनका नाम था रामनारायण चौधरी। संपादक जिन्हें बनाया गया था वो रामनारायण चौधरी थे। मुख्यालय स्थानांतरण राजस्थान सेवा संघ है तीसरी, जिसका मुख्यालय स्थानांतरण कब, 1920 में, कहां पर, अजमेर। पत्रिका नवीन राजस्थान, लेकिन वो प्रतिबद्ध हो जाती है, उसके स्थान पर तरुण राजस्थान निकाली जाती है। उसके संपादक जिसे बनाया जाता है वो रामनारायण चौधरी बने जाते हैं। ये तीसरी इस समय की बड़ी संस्था निकल गए।
चौथी एक बड़ी संस्था जिसको हमें पढ़ना बहुत जरूरी है, जिसे कहा जाता है अखिल देशी राज्य लोक परिषद। इस अखिल देशी राज्य लोक परिषद का जो गठन होता है वो कब होता है, तो ध्यान रखना 1927 में। इसके संस्थापक कौन होते हैं, तो इसके जो संस्थापक होते हैं वो होते हैं बाबा दीवान रामचंद्र या बाबा रामचंद्र दीवान, बाबा दीवान रामचंद्र या बाबा दीवान रामचंद्र बाबा। ठीक है, बाबा दीवान रामचंद्र इसके क्या होते हैं भाई, आपके संस्थापक होते हैं। और इनका जो मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य भी वही रहता है कि रियासतों में क्या लाना, जन जागृति लाना, और दूसरा रियासतों में क्या करना, उत्तरदायी शासन। मतलब इतनी सारी संस्थाएं बन रखी है उत्तरदायी शासन स्थापित करने के लिए। तो हमें भी प्रजामंडल बनाने में क्या दिक्कत है, जनताओं का एक मंडल बनाने की क्या समस्या आ रही है, तो इसी वजह से हमने क्या बनाया, प्रजामंडल बनाए। इसी अखिल देशी राज्य लोक परिषद की बात करते हैं तो टोटल अधिवेशन हो रखे हैं 4। कब कब हो रखे हैं, तो एक तो 1927, एक 1929, एक 1931 और एक 1933। ध्यान रखना। और चारों के चार अधिवेशन कहां पर हुए हैं, मुंबई में हो रखे हैं। चारों के चारों अधिवेशन कहां पर हो रखे हैं, मुंबई में हो रखे हैं, अखिल देशी राज्य लोक परिषद के। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे हम बात करते हैं, तो जो प्रथम अधिवेशन हो रखा है उसके जो अध्यक्ष बनाए गए थे उनका नाम था बाबा दीवान रामचंद्र। दूसरा CY चिंतामणि। दो के आप याद रख लेना, पहले के बाबा दीवान रामचंद्र को ही बनाया गया था 1927 में। 1929 में अगला हुआ था, उसका जो अध्यक्ष बनाया गया था उनका नाम था CY चिंतामणि। तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो ये भी मुंबई में हुआ था। इसका जो अध्यक्ष बनाया गया था वो बनाया गया था रामानंद चटर्जी को। क्या नाम था भैया आपका, रामानंद चटर्जी। तीसरे का जो नाम था वो था आपका रामानंद चटर्जी। और चौथा जो बनाया गया था उनका नाम था NC केलकर। ये 4 थे। अब देखिए, ये अखिल देशी राज्य लोक परिषद है, पूरे भारत की है ना। अखिल देशी भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है, अखिल भारतीय देशी राज्य लोक परिषद है। उसका गठन 1927 में बाबा दीवान रामचंद्र के द्वारा। उद्देश्य जन जागृति, उत्तरदायी शासन स्थापित करना। 4 अधिवेशन होते हैं 1927, 29, 31 और 33। पहले की अध्यक्षता बाबा दीवान रामचंद्र करते हैं, दूसरे के CY चिंतामणि, तीसरे का नाम रामानंद चटर्जी, चौथे का नाम NC केलकर करते हैं। अब इसी की एक इकाई और खोली गई थी, वो हमारे राजपुताना में खोली गई थी। इसी की एक इकाई, और वो क्या कहलाती है, उसका नाम होता है अखिल राजपुताना देशी राज्य लोक परिषद। और वो कब बनाई गई, तो ध्यान रखना 1928 में। कहां खोली गई, तो ध्यान रखना अजमेर में खोली गई थी। कहां खोली गई थी, आपके ध्यान रखना अजमेर में खोली गई थी। इसके जो संस्थापक बनते हैं वो बनते हैं आपके रामनारायण चौधरी। इसका प्रथम अधिवेशन भी होता है, तो ध्यान रखना इसका जो प्रथम अधिवेशन होता है वो 1928 में होता है। कहां होता है, तो ध्यान रखना अजमेर में होता है। लेकिन उसकी अध्यक्षता करते हैं, उनका नाम होता है आपके अमृतलाल। अध्यक्ष का नाम होता है अमृतलाल। ये और ये अखिल देशी राज्य लोक परिषद, उसका गठन होता है
वो होता है आपका 1927 में। कहाँ? तो मुंबई में होता है। ये आपने मैंने नहीं लिखा कि कहाँ, तो कहाँ होता है, ध्यान रखना, मुंबई में। एक्चुअल में इनकी जो स्थापना होनी थी या इनका जो प्रथम अधिवेशन होना था वो गुजरात में होना था, लेकिन गुजरात में उस समय बाढ़ के हालात, भयंकर स्थिति उत्पन्न हो रखी थी, उसकी वजह से ये यहाँ पर मुंबई में किया गया था। चारों अधिवेशन मुंबई में होते हैं। फिर बाबा दीवान रामचंद्र होते हैं या दीवान रामचंद्र बाबा, कुछ भी कह लो आप, रामचंद्र जी थे, उन्होंने इसकी क्या की थी, स्थापना की थी। प्रथम की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी 1929, 31, 33 आपकी 29 में जो इनके थे अध्यक्ष बनाए जाते हैं वो सी वाई चिंतामणि को बनाया जाता है। थर्ड बैठक होती है, उसका जो अध्यक्ष बनाया जाता है वो रामानंद चटर्जी को बनाया जाता है, और चतुर्थ होती है वो अंशी केलकर को बनाया जाता है। इसी की एक इकाई खोली जाती है, वो राजपूताना में खोली जाती है, जिसे कहा जाता है अखिल राजपूताना देसी राज्य लोक परिषद। हमारे लिए क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। फिर ये कब, 1928, कहाँ, अजमेर, इसके संस्थापक रामनारायण चौधरी। और प्रथम अधिवेशन कब होता है, तो अजमेर, और अध्यक्ष किसको बनाया जाता है, उसका बनाया जाता है अमृतलाल। ये बात है अखिल देशी राज्य लोक परिषद की। अब हम बात करते हैं एक अधिवेशन की, जिसे कहा जाता है आपका हरिपुरा अधिवेशन। मतलब यहां से हम पूरी तरीके से प्रेरित हो चुके हैं इन संस्थाओं के माध्यम से, प्रजामंडल बनाने के लिए या किसी भी प्रकार का आंदोलन करने के लिए या किसी भी प्रकार की गतिविधि करने के लिए। तो अगला जो है वो है हरिपुरा अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन, देखिए इतने जो संस्थाएं पढ़ रहे हैं उसके दौरान आपके प्रजामंडल भी बन चुके हैं कुछ ना कुछ। ध्यान रखना, अभी हम बात करेंगे कौन कौन से प्रजामंडल बन चुके हैं। हरिपुरा अधिवेशन कब होता है, तो ध्यान रखना 1938 में। कहाँ होता है, तो ध्यान रखना हरिपुरा। और हरिपुरा कहाँ पे पड़ता है, गुजरात। इसके जो अध्यक्ष बनते हैं वो कौन बनते हैं, उनका नाम है सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने, अब इस अधिवेशन से क्या हुआ, इस यहाँ पर ये कांग्रेस का अधिवेशन है। किसका अधिवेशन है भाई, कांग्रेस पार्टी का। और उस समय की एक बड़ी पार्टी हुआ करती थी कांग्रेस, और कांग्रेस पार्टी ने यहाँ पर क्या अनुमति देती है कि राजस्थान में रियासतों को प्रजामंडल की अनुमति देती है कि आप क्या बना सकते हो, प्रजामंडल बना सकते हो, प्रजामंडल की अनुमति। इसलिए आप देखते हो कि 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के बाद राजस्थान में ज्यादा प्रजामंडल बने। उससे पहले हम बात करते हैं प्रजामंडल की, तो 1921 दो प्रजामंडल, एक जयपुर और दूसरा बूंदी। 1934 दो, हाड़ौती और जोधपुर। 1936 बीकानेर और दूसरा जो आपका बनता है वो बनता है धौलपुर। ये 6 ही हैं जो 1938 से पहले हैं। लेकिन अगर बाकी हम 13 अधिवेशनों की बात करते हैं, 13 प्रजामंडलों की बात करते हैं, तो वो 1938 के बाद बने, क्योंकि इस हरिपुरा अधिवेशन से ऐसा कहा गया था कि प्रजामंडलों को अनुमति देती जानी चाहिए। अब इतनी बड़ी पार्टी कांग्रेस पार्टी कह रही है कि आप प्रजामंडल बनाइए, हम आपका समर्थन करें, तो सीधी सी बात है लोग जागरूक होंगे, जन जागृति आ जाएगी कि इतनी बड़ी पार्टी सपोर्ट करी। इसकी वजह से 1938 के बाद हम देखेंगे कि बहुत सारे प्रजामंडल बन चुके हैं। तो आज जो छोटा सा लेक्चर था उसमें हमने क्या क्या पढ़ा, मैं 2 मिनट के लिए उसका ब्रीफ रिवीजन करवा देता हूँ। सबसे पहले हमने पढ़ा प्रजामंडल होते क्या है। तो प्रजामंडल जनताओं का समूह होता है। प्रजामंडल क्यों बनाए गए थे, क्योंकि लगातार रियासतों में कुशासन बढ़ रहा था, उसकी वजह से बनाया गया था। और दूसरा हम बात करते हैं कि उसका उद्देश्य क्या था, रियासतों में लगातार हमें क्या करना है, उत्तरदायी शासन स्थापित करना है, उसके लिए जो संगठन बनाए गए वो प्रजामंडल। लेकिन प्रजामंडल जो मंडल बन रहे हैं, संस्थाएं बन रही हैं, वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी से प्रेरित हो रखी है। वो किन संस्थाओं से प्रेरित हो रखी है, उन संस्थाओं के बारे में हमने अध्ययन किया। और सबसे पहला हमने संस्था देखी थी जो राजाओं की शिकायतों के लिए निवारण केंद्र बना रखा था, उसका नाम था नरेंद्र मंडल, चैम्बर ऑफ प्रिंसेस या राजकुमारों का कक्ष। कहाँ, 1920 में जॉर्ज पंचम घोषणा करता है। 1921 8 फरवरी 1921 की इसकी स्थापना हो जाती है। रीडिंग इसके संस्थापक बनते हैं। चांसलर जो महाराजा गंगा सिंह को बनाया जाता है, ये पहली संस्था थी। दूसरी संस्था जिसके बारे में हम बात करते हैं, राजपूताना मध्य भारत सभा, 1918 में स्थापना होती है, चांदनी चौक में होती है, मारवाड़ी पुस्तकालय में होती है, दिल्ली में। ये किसके द्वारा, विजय सिंह पति के द्वारा। इसके अन्य सदस्य जमनालाल बजाज और गणेश शंकर विद्यार्थी। इनका मुख्यालय कानपुर यूपी में किया जाता है। और हम बात करते हैं कि
जो आपके राजपूताना मध्य भारत सभा है, इसके 4 अधिवेशन होते हैं। पहला अधिवेशन 18 में दिल्ली में गिरधर शर्मा अध्यक्षता करते हैं। दूसरा अधिवेशन जो दूसरा होता है अधिवेशन, वो अधिवेशन होता है आपका अमृतसर में, इसकी जो अध्यक्षता करते हैं वो जमनालाल बजाज। तीसरा अधिवेशन मार्च 1920 में होता है, जिसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, आपके जमनालाल बजाज, अजमेर में होता है। और चौथा हमने बात की थी नागपुर में होता है, जो आपके नरसिंह चिंतामणि केलकर है, उनको आना था लेकिन वो नहीं पहुंच पाते, उसकी वजह से गणेश नारायण सोमानी होते हैं, वो इसकी अध्यक्षता करते हैं। उसके बाद हमने अगली पढ़ी थी जिसको पढ़ा था राजस्थान सेवा संघ, 1919 में स्थापना होती है, 1920 में कार्यालय स्थानांतर हो जाता है, अजमेर में विजय सिंह पथिक करते हैं, वर्धा महाराष्ट्र में करते हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य था रियासतों में जनजागृति, रियासतों के साथ जो मधुर संबंध स्थापित करने हैं। और इसका मुख्यालय अजमेर करने के बाद वहां से दो पत्रिका निकलती है, 2 समाचार पत्र निकलते हैं। वर्धा महाराष्ट्र से 1 समाचार पत्र निकलता है। इसके बाद हमने बात की अखिल देशी राज्य लोक परिषद। अखिल देशी राज्य लोक परिषद की हमने बात की तो इसकी स्थापना 1927 बम्बई बाबा दीवान रामचंद्र करते हैं। क्यों करते हैं, वही रियासतों में जन जागृति लाना है, उत्तरदायी शासन स्थापित करना है। इसके बाद हमने बात की थी इसके भी 4 अधिवेशन होते हैं। 1927 में बाबा दीवान रामचंद्र भी करते हैं, चारों अधिवेशन मुंबई में होते हैं। 1929 में सीवाई चिंतामणि जो इसके क्या बनाते हैं, आपके अध्यक्ष बनते हैं। तीसरे में रामानंद चटर्जी बनते हैं। चौथा में केलकर साहब बनते हैं। चारों यहाँ इसके क्या हो जाते हैं अध्यक्ष। इसी की इकाई बनती है जिसे हम कहते हैं अखिल राजपूताना देशी राज्य लोक परिषद। उसकी स्थापना कब होती है, 1928। कहाँ होती है, अजमेर में होती है। और उसके साथ हमने बात की थी अजमेर में होती हैं। और इसका प्रथम अधिवेशन भी कम होता है 1928 में, कहाँ होता है, अजमेर में। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, अमृतलाल व्यक्ति होते हैं, अमृतलाल के द्वारा किया जाता है। फिर हमने हरिपुरा अधिवेशन देखा। हरिपुरा अधिवेशन से हमने कहा कि जो कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन होता है इसका अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस करते हैं। और वो यहाँ पर कहते हैं कि हम प्रजामंडलों का क्या करते हैं, समर्थन करते हैं। और अब धीरे धीरे प्रजामंडल, इससे पहले प्रजामंडल बन रहे हैं, इन संस्थाओं से प्रेरित हो रखे हैं। 1931 से 1938 तक हम बात कर चुके हैं, 6 प्रजामंडल बन चुके हैं, उनकी भी बात करेंगे। और 1938 के बाद प्रजामंडलों की जो रफ्तार तेज हुई थी उसकी भी बात करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।